आज हम फाइनेंस की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं। एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन पर्दे के पीछे किसी भी कंपनी की किस्मत तय करता है। ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी रेशियो। हमारे पास जो नोट्स हैं, वो कम्पेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए सोने की खान जैसे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो ऊपर से देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी परतों के नीचे कई हैरान करने वाली बातें छिपी हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हम हर रोज कंपनियों के प्रॉफिट के बारे में सुनते हैं कि इस कंपनी ने हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक कंपनी कागज पर तो भारी मुनाफे में हो, लेकिन अंदर से खोखली हो और डूबने की कगार पर हो? ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं है, बल्कि ऐसा होता भी है। यही लिक्विडिटी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मुनाफा आपको बताता है कि कंपनी ने कितना कमाया, लेकिन लिक्विडिटी बताती है कि क्या कंपनी कल सुबह अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पाएगी या नहीं। लिक्विडिटी किसी भी बिजनेस के लिए खून की तरह है। अगर वो बहना बंद हो जाए तो बिजनेस का दिल भी धड़कना बंद कर देता है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन साफ है। हम लिक्विडिटी के इस रहस्य को सुलझाएंगे, इसके सबसे जरूरी रेशियो को डीकोड करेंगे और कुछ ऐसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में एक ट्रैप की तरह बिछाए जाते हैं। तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द लिक्विडिटी, इसका असल में मतलब क्या है? अगर किसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? और लिक्विडिटी का सीधा मतलब है कि कोई कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल, यानी वो देनदारियां जो एक साल के अंदर चुकानी है, उन्हें समय पर चुकाने की कितनी क्षमता रखती है। ये बस एक सवाल का जवाब देती है, क्या कंपनी के पास अपने बिल वक्त पर देने के लिए कैश है। और यहीं पर वो प्रॉफिट वाला कंफ्यूजन आता है। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसके पास कैश क्यों नहीं होगा? ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, एक कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है। उसने साल भर में 100 करोड़ के फोन बेचे और 20 करोड़ का मुनाफा कमाया। कागज पर तो सब शानदार है, लेकिन हो सकता है कि उसने 70 करोड़ के फोन डीलर्स को उधार पर दिए हों, जिनसे पैसा 3 महीने बाद आएगा, और 30 करोड़ का माल उसके गोदाम में पड़ा हो जो भी बिका ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब कागज पर तो 100 करोड़ की सेल दिख रही है, पर हाथ में कैश नहीं आया। एग्जैक्टली। अब जब अगले महीने सप्लायर जो स्क्रीन और बैटरी देता है, वो अपना पेमेंट मांगेगा या कर्मचारियों के सैलरी देने का दिन आएगा, तो कंपनी के पास कैश कहां से आएगा। इसी सिचुएशन को कहते हैं खराब लिक्विडिटी। तो मुनाफे में होना और हाथ में कैश होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो फिर इस लिक्विडिटी को नापने का पहला कदम क्या है? हमारे नोट्स में वर्किंग कैपिटल का जिक्र बार बार है। ये क्या भूमिका निभाता है? वर्किंग कैपिटल को आप लिक्विडिटी की नींव कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सरल है। करंट एसेट्स, यानी वो संपत्ति जो एक साल के अंदर कैश में बदल सकती है, माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी वो देनदारियां जो एक साल के अंदर चुकानी है। बिल्कुल। तो अगर करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज कम, तो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब है कि सब ठीक है। हाँ, ज्यादातर मामलों में पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल एक कंफर्ट की निशानी है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को चुकाने के लिए एक कुशन है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए, यानी देनदारियां संपत्ति से ज्यादा हैं, तो ये एक खतरे की घंटी, एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। आपने कहा हो सकता है, इसका मतलब ये हमेशा बुरा नहीं होता। ये तो और भी कंफ्यूजिंग है। यही तो फाइनेंस का मजा है। कुछ खास बिजनेस मॉडल्स में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल असल में एक बहुत ही शानदार और कुशल बिजनेस की निशानी होती है। ये एक पहेली जैसी बात है जिसे हम आगे जरूर सुलझाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस पहेली को हम बात के लिए रखते हैं। अभी लिक्विडिटी को नापने वाले टूल्स पर आते हैं। हमारे पास 3 लेवल के रेशियो हैं, जैसे 3 अलग अलग फिल्टर। सबसे पहले करंट रेशियो से शुरू करते हैं, जो सबसे बेसिक फिल्टर है। सही कहा। करंट रेशियो एक तरह से कंपनी का पहला बेसिक हेल्थ चेकअप है। ये सबसे आम और सबसे कम सख्त रेशियो है। इसका फॉर्मूला है, टोटल करंट एसेट्स को टोटल करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दीजिए। और इन करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में मोटा मोटा क्या क्या शामिल होता है? करंट एसेट्स में वो सब कुछ आता है जो एक साल के अंदर कैश में बदल सकता है, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, देनदार यानी ट्रेड रिसीवेबल्स जिनसे पैसा लेना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। और करंट लाइबिलिटीज में? और करंट लायबिलिटीज में वो सब देनदारियां आती हैं जो एक साल के अंदर चुकानी है, जैसे लेनदार यानी ट्रेड पेबल्स जिन्हें पैसा देना है, शॉर्ट टर्म लोन्स और बाकी बकाया खर्चे।
नोट्स में एक आदर्श रेशियो 2.1 का जिक्र है। इसका मतलब है कि हर 1 रुपए के कर्ज के लिए 2 रुपए की संपत्ति। ये तो सुनने में बहुत सेफ लगता है। हाँ, पारंपरिक रूप से 2.1 को एक बहुत मजबूत स्थिति माना जाता है। मान लीजिए कंपनी के करंट एसेट्स 200 लाख हैं और करंट लायबिलिटीज 100 लाख, तो उसका रेशियो 200/100 यानी 2.1 होगा। देखने में बहुत अच्छा लगता है। 1 मिनट, अगर रेशियो 2.1 है तो ये तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ड्रीम सिचुएशन लगेगी। हर 1 रुपए के कर्ज के लिए 2 रुपए की संपत्ति। इसमें क्या समस्या हो सकती है? ये तो धोखा दे ही नहीं सकता। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। करंट रेशियो धोखा दे सकता है और अक्सर देता भी है। सोचिए उस 200 लाख के करंट एसेट्स में 150 लाख की इन्वेंट्री हो, ऐसा स्टॉक जो आउट ऑफ फैशन हो चुका है या बिक ही नहीं रहा। अच्छा। या फिर 30 लाख के देनदार हों जो पैसा देने में सालों लगा रहे हैं। तो कागज पर तो रेशियो 2.1 है, पर असल में कंपनी के हाथ में कैश की भारी किल्लत हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट रेशियो हमें एक झूठी तसल्ली दे सकता है। अगर किसी कंपनी का सारा पैसा ऐसे स्टॉक में फंसा है जो बिक ही नहीं रहा, तो 2.1 का रेशियो भी बेकार है। क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसा फिल्टर है जो इस धोखे को, इस बिकने वाले स्टॉक के भ्रम को हटाकर असली तस्वीर दिखाए? बिल्कुल है। और यहीं पर हमारे दूसरे फिल्टर क्विक रेशियो की एंट्री होती है। इसका दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो है, जो बताता है कि ये जांच कितनी सख्त है। ये करंट रेशियो से ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा रिलायबल है। तो ये क्विक कैसे बनता है? इसमें से क्या हटाया जाता है? ये ज्यादा सख्त इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ उन एसेट्स को गिनता है जो वाकई क्विक यानी जल्दी से कैश में बदल सकते हैं। क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम करंट एसेट्स में से 2 चीजें हटा देते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री, अच्छा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो बिक ही जाए, है ना? बिल्कुल, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितनी जल्दी और किस कीमत पर बिकेगी। हो सकता है उसे बेचने के लिए 50% का डिस्काउंट देना पड़े। उसे तुरंत कैश में बदलना लगभग नामुमकिन है। और इसका आदर्श रेशियो 1.1 माना जाता है। ये क्या बताता है? हाँ, 1.1 का रेशियो ये बताता है कि अगर कंपनी अपना सारा स्टॉक आज जला भी दे, तो भी वो अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को चुका सकती है। ये कंपनी की लिक्विडिटी की एक ज्यादा सच्ची और मजबूत तस्वीर है। इसीलिए बैंक और स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस रेशियो पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चलिए पिछले उदाहरण को ही लेते हैं। 200 लाख के करंट एसेट्स और 100 लाख की लायबिलिटीज थीं। मान लीजिए उन एसेट्स में 80 लाख की इन्वेंट्री है और प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 है। तो क्विक एसेट्स हुए 200 माइनस 80 यानी 120 लाख। करंट लायबिलिटीज 100 लाख ही हैं, तो क्विक रेशियो होगा 120/100 यानी 1.2:1। मतलब 1.1 से भी बेहतर। हाँ, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसने हमें बताया कि स्टॉक पर निर्भरता के बिना भी कंपनी सेफ है। लेकिन इसमें भी एक कमी हो सकती है। मान लीजिए किसी कंपनी के देनदार मतलब डेटर्स ही पैसे देने में सालों लगा दें, तो क्विक एसेट्स तो अच्छे दिखेंगे, पर हाथ में कैश फिर भी नहीं होगा। क्या कोई ऐसा आखिरी सबसे कठोर टेस्ट है जो सिर्फ आज और अभी हाथ में मौजूद कैश को देखता हो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी सवाल का जवाब देता है हमारा तीसरा और सबसे सख्त फिल्टर, कैश रेशियो, जिसे एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। ये सबसे कठोर जांच है। ये सिर्फ ये देखता है कि आपके पास सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स यानी कैश और लगभग कैश के बराबर की चीजें जिन्हें आप आज अभी इसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कितनी हैं। तो इसके फॉर्मूले में सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस जैसी चीजें ही आती होंगी? एकदम। इसका फॉर्मूला है कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिन्हें आप 1-2 दिन में बेचकर कैश पा सकते हैं। इसका आदर्श रेशियो तो काफी कम है, सिर्फ 0.5:1। ऐसा क्यों? ये कम इसलिए है क्योंकि किसी भी अच्छी कंपनी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपनी सारी देनदारियों को चुकाने के लिए हर समय कैश लेकर तिजोरी में बैठी रहे। बिजनेस में पैसा घूमता रहना चाहिए, उसे इन्वेस्ट करना होता है, उससे और पैसा बनाना होता है। तो अगर किसी कंपनी के पास अपनी देनदारियों का आधा भी तुरंत चुकाने के लिए एब्सोल्यूट कैश है, तो उसे बहुत सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो हमें अलग अलग लेवल की गहराई दिखाते हैं। लेकिन अब उस पहेली पर वापस आते हैं। आपने शुरू में एक बड़ी उलझन वाली बात कही थी कि कभी-कभी ज्यादा कर्जा होना यानी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एक शानदार बिजनेस की निशानी होती है।
ये तो पूरी तरह से उल्टा लगता है, ये कैसे मुमकिन है? यही वो जगह है जहां बिजनेस की समझ काम आती है, सिर्फ फॉर्मूले नहीं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि आपकी करंट लायबिलिटीज आपके करंट एसेट से ज्यादा हैं। ये दो वजहों से हो सकता है, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बुरी। पहले अच्छी वजह की बात करते हैं क्योंकि वो ज्यादा दिलचस्प लग रही है। अच्छा, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अक्सर सुपर सफल रिटेल, एफएमसीजी या ई कॉमर्स कंपनियों में दिखता है। आप डी मार्ट या अमेजॉन का उदाहरण लीजिए। आप वहां जाते हैं, सामान खरीदते हैं और तुरंत कैश या कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। तो कंपनी के पास आपका पैसा तुरंत उसी दिन आ गया। हाँ, ये तो सही है। लेकिन वो कंपनी अपने सप्लायर्स जैसे कि यूनिलीवर या पीएनजी को तुरंत पेमेंट नहीं करती। एग्जैक्टली। वो उन्हें अपनी बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करके कहती हैं कि हम आपको 30, 60 या 90 दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो इस बीच क्या हुआ? कंपनी ग्राहक से मिले पैसे को 30-60 दिनों तक बिना किसी ब्याज के इस्तेमाल कर रही है, उसे कहीं और इन्वेस्ट कर रही है और अपना बिजनेस बढ़ा रही है। अरे वाह! तो मतलब सुपरमार्केट अपने सप्लायर के पैसे से अपना धंधा फाइनेंस कर रहा है। बिल्कुल। इस मॉडल को कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी जबरदस्त एफिशिएंसी और मार्केट पावर का प्रतीक है। और बुरा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कैसा दिखता है? वो कहाँ पाया जाता है? बनाती है। एक पुल बनाने में महीनों या साल लगते हैं। उनका पैसा रॉ मटेरियल और मजदूरी में फंसा रहता है। वो ज्यादातर सामान उधार पर बेचते हैं और उनकी बहुत सारी इन्वेंट्री जमा हो जाती है। यहाँ पर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को समय पर पेमेंट नहीं कर पा रही है और उस पर भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस है। तो एक ही आंकड़ा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस के लिए तमगा है और दूसरे के लिए खतरे की घंटी। ये तो सच में कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं कि रेशियो सिर्फ एक शुरुआत है, असली कहानी तो बिजनेस मॉडल में छुपी होती है। ये तो सब ठीक है, पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि कंपनियां जो नंबर हमें दिखा रही हैं वो सच्चे हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कोई कंपनी इन रेशियो को असल से बेहतर दिखा सकती है? मतलब अकाउंट्स की दुनिया में भी मेकअप होता है क्या? मेकअप बहुत अच्छा शब्द है और हाँ, बिल्कुल होता है। इसे फाइनेंस की भाषा में विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट की तारीख जैसे 31 मार्च के आसपास अकाउंट्स में कुछ ऐसा हेरफेर करना जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, खासकर लिक्विडिटी, असल से बेहतर दिखे। जैसे कोई अपनी दुकान के बाहर के शीशे को चमका दे ताकि ग्राहक अंदर आए, भले ही अंदर का हाल कुछ और हो। ये किया कैसे जाता है? इसके कुछ आम तरीके क्या हैं? इसके कुछ क्लासिक तरीके हैं। मुझे एक केस याद आता है। एक कंपनी ने 31 मार्च को अपने सारे लेनदारों को चुकाने के लिए एक दिन का लोन लिया। इससे क्या हुआ, 31 मार्च की बैलेंस शीट में उसकी करंट लायबिलिटीज अचानक बहुत कम हो गई और करंट रेशियो शानदार दिखने लगा। और फिर 1 अप्रैल को क्या हुआ? ये बस एक दिन का खेल था, निवेशकों और बैंकों को धोखा देने के लिए। दूसरा आम तरीका है साल के अंत में होने वाली बड़ी खरीदारी या सैलरी पेमेंट को जानबूझकर अप्रैल के पहले हफ्ते पर टाल देना। इससे भी 31 मार्च को लायबिलिटीज कम दिखती हैं। और स्टॉक से जुड़ा भी एक तरीका है जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की कीमत को बढ़ाकर दिखाना है, यानी उसका ओवर वैल्यूएशन करना। मान लीजिए आपके पास 100 फोन है जिनकी कीमत 8,000 रुपए है, लेकिन आपने किताबों में उसे 10,000 दिखा दिया। इससे आपके करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और करंट रेशियो बेहतर हो जाएगा। तो क्या हमारा दूसरा ज्यादा स्मार्ट फिल्टर यानी क्विक रेशियो इस मेकअप को पकड़ सकता है? काफी हद तक हाँ, खासकर स्टॉक वाले धोखे को। क्योंकि क्विक रेशियो के फॉर्मूले में इन्वेंट्री को शामिल ही नहीं किया जाता, इसलिए स्टॉक की कीमत को कितना भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं, क्विक रेशियो पर उसका कोई असर नहीं होगा। यही एक बड़ा कारण है कि समझदार एनालिस्ट हमेशा क्विक रेशियो पर ज्यादा भरोसा करते हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हमारे नोट्स के हिसाब से एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। एक ऐसी छोटी सी डिटेल जो सब कुछ गलत कर सकती है। क्या एडवांस टैक्स को क्विक एसेट से घटाया जाता है? हाँ, बिल्कुल घटाया जाता है, और यही वो गलती है जो 90% लोग करते हैं। वो करंट एसेट्स में से सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस घटाकर सोचते हैं कि क्विक एसेट्स आ गए और अपना जवाब निकाल देते हैं, जो गलत होता है। लेकिन एडवांस टैक्स को क्यों घटाते हैं? वो तो हमारा ही पैसा है जो सरकार के पास एडवांस में जमा है। वो हमारी संपत्ति है। वो पैसा आपका जरूर है, लेकिन वो क्विक नहीं है। सोचिए कि आप अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करके कह सकते हैं कि मेरा एडवांस टैक्स का पैसा सीधे मेरे सप्लायर को भेज दो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हंसने वाली बात है। बिल्कुल, वो पैसा आपको रिफंड के तौर पर तभी वापस मिलेगा जब आपका पूरा टैक्स असेसमेंट पूरा होगा, जिसमें महीनों या साल भी लग सकते हैं। वो पैसा सरकार के पास एक तरह से लॉक हो जाता है, इसलिए उसमें तत्काल लिक्विडिटी नहीं होती। उसे आप अपनी देनदारियां चुकाने के लिए तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो क्विक एसेट नहीं माना जा सकता।
तो इसका मतलब क्विक एसेट्स का सही और पूरा फॉर्मूला है करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। एकदम सही। और ये एक छोटा सा बदलाव नतीजों में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए करंट एसेट्स 200 हैं, इन्वेंट्री 70, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10 और एडवांस टैक्स 20 हैं और करंट लायबिलिटीज 100 हैं। अगर कोई एडवांस टैक्स को नजरअंदाज कर दे, यानी ज्यादातर लोगों की तरह गलती करे, तो वो क्विक एसेट्स निकालेगा 200, 70, 10 मतलब 120 और क्विक रेशियो आएगा 1.21। हाँ, जो कि एक बहुत अच्छा और सेफ रेशियो लगेगा। लेकिन सही कैलकुलेशन क्या होगी? क्विक एसेट्स होंगे 200, 70, 10 और 20 यानी सिर्फ 100। अब क्विक रेशियो क्या हुआ? 100 यानी 1.20। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। एक तरफ आप बहुत सेफ दिख रहे हैं और दूसरी तरफ आप बस किनारे पर हैं। एग्जाम में यही छोटी छोटी गलतियां रैंक तय करती हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि लिक्विडिटी रेशियो सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये किसी कंपनी की सेहत की पूरी कहानी बताते हैं। करंट रेशियो एक शुरुआती तस्वीर देता है, क्विक रेशियो गहराई में जाकर धोखे को पकड़ता है और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जैसी चीजें हमें सिखाती हैं कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। बिल्कुल, याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी रेशियो को अकेले में नहीं देखना चाहिए। हमेशा पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। वो कंपनी किस इंडस्ट्री में है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और क्या इन नंबर्स में विंडो ड्रेसिंग की कोई संभावना है। इन सब सवालों के साथ ही सही विश्लेषण हो पाता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर किसी कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज कागज पर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हों, करंट रेशियो 2.1 और क्विक रेशियो 1.1 के करीब, तो एक ऐसा कौन सा गैर वित्तीय यानी नॉन फाइनेंशियल सवाल मैनेजमेंट से पूछा जा सकता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये असलियत है या सिर्फ एक अच्छी विंडो ड्रेसिंग। इस पर सोचिएगा।